नहीं पसंद आएंगे। तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा तुमको बॉलर करे तो छोड़ दो टॉपिक, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, और एक तो टॉपिक भी फिक्स नहीं होता कि ये टॉपिक से यही आएगा, कभी रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। पैटर्न सिमिलर हो सकता है बट रिपीट तो कभी नहीं होंगे। पैटर्न भी अगर सिमिलर है तो एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं पूछेंगे जो पहले पूछा था, कुछ डिफरेंट ही होता है। मतलब मैंने 2 गेट दिए हैं 2016 और 17 दोनों में। 16 का पैटर्न काफ़ी अलग था 17 के पैटर्न से, 17 ज़्यादा डिफिकल्ट था 16 से। 18 में बोल रहे थे लोग इजी था गेट, मुझे नहीं पता है 18 का, मैंने नहीं देखा क्वेश्चन पेपर। तो हर सब्जेक्ट पढ़ना तो है इम्पॉर्टेंट। और जो लोग 3rd सेमेस्टर में अभी, मतलब जो 4th में जाएंगे, तुम लोग के पास बहुत सारा टाइम है सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने के लिए। मतलब जो 4th में वो लोग शायद 2021 में देंगे या 2020 में 21 में होंगे ना, 5th वाले 2020 में होंगे। हाँ, तो 2021 मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है तुम लोग के पास। तुम लोग जो अभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उनको बुक से पढ़ो। उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती है, मतलब जो गाइड रहती है क्वेश्चन फिक्स्ड आंसर, उससे नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स रहती है। क्योंकि जो प्रॉफ्स रहते हैं बड़ी कॉलेजेस में, तुम गेट अगर क्लियर करके कोई अच्छी कॉलेज में जाते हो, ISC IIT ऐसी कॉलेज में, तो वहाँ के जो प्रॉफ्स रहते हैं वो लोग स्टैंडर्ड बुक्स ही प्रेफर करते हैं। मतलब ये सब चीज़ें तो पढ़ते ही नहीं है बड़ी कॉलेज में, पहली बात मैं बता दूँ। ये जो अभी गेट में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाते भी नहीं है, मतलब खुद ही सब पढ़ना पड़ता है। बट हाँ, वहाँ अलग ही एनवायरनमेंट रहता है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का। यहाँ का जैसा एनवायरनमेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एनवायरनमेंट वहाँ पर। यहाँ तुम देख रहे होगे कि तुमको 2 साल 3 साल हो गए कॉलेज में, एक सिमिलर फिक्स पैटर्न है। सेमेस्टर होती है, एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। लर्निंग कितनी हो रही है किसी को पड़ी नहीं है। और मुश्किल से 1-2 सब्जेक्ट होंगे जिसमें अच्छे से पढ़ाते होंगे, नहीं तो सबको ही पता है कि कैसी टीचिंग है यहाँ की, मतलब कॉलेजेस में अभी का पता नहीं क्या सीन है। बट हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो जो लोग 3rd सेम में और 5th सेम में भी है, वो लोग अभी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। जैसे TOC की आई डोंट थिंक स्टैंडर्ड बुक से सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और सर काफ़ी चीज़ें कवर कर देते हैं। तो TOC में तो मैंने नहीं प्रेफर की थी स्टैंडर्ड में। गुलमान है शायद, मुझे पता भी नहीं है, पीटर लिंज होती है, पीटर लिंज गुलमान कंपाइलर डिज़ाइन की है, कंपाइलर्स के लिए पढ़ा था मैंने स्टैंडर्ड। हाँ, बाकी मुझे टॉपिक्स भी ज़्यादा याद नहीं है। तो इन जनरल तो मेरी यही एडवाइस थी कि जो 3rd सेम वाले हैं वो लोग अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से ही स्टार्ट करो, शुरू से ही स्टार्ट करो। जो स्टैंडर्ड बुक ले रहे हो तो उसमें ही मार्क कर लो या फिर खुद के नोट्स बना लो, बट बुक तो पढ़ो ही पढ़ो। क्योंकि अगर अंडर 100 रैंक लाना है तो मेरे साथ ISC में अभी सब टॉप 40 तो है, उसमें तो क्लोज हो गया था ISC, तो टॉप 40 मैंने काफ़ी लोग से इंटरेक्ट किया था और मोस्टली सब लोग ने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। और तो हाँ, जो लोग 3rd सेम है वो लोग हर मोस्टली हर कोर्स का तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही। बाकी जो 5th सेम है वो लोग भी TOC छोड़ सकते हो, TOC सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। कंपाइलर्स में टॉपिक वाइज देख सकते हो, कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे। बाकी तुम लोग पूछना तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी याद नहीं है एक डिटेल्ड टॉपिक कौन सा किसका क्या था। तुम लोग भी पूछना मुझसे। बाकी और जो लोग अभी इस साल देने वाले हैं, अभी वो तो सिर्फ मॉक टेस्ट दो और अच्छे से एनालाइज करो मॉक टेस्ट का। और हाँ, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के ना मॉक टेस्ट के एनालिसिस में तुमको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक नहीं हो पा रहा है। ऐसे दिखेगा कि पिछले टेस्ट में भी ये टॉपिक नहीं बना था, इसमें भी नहीं बना, उसके पिछले मतलब कुछ पिछले टेस्ट में टॉपिक नहीं बन रहा था। तो वो टॉपिक थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लो, या तो बुक से या तो नोट से, किसी से भी, या वीडियो लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है वीडियो लेक्चर, तो वो कर लो। क्योंकि फिर उससे क्या मार्क्स बढ़ेंगे और हर एक मार्क इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़े थोड़े नंबर के डिफरेंस में रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टॉप 50 जो रैंक होते हैं उनमें उतना डिफरेंस नहीं होता, बट 50 से लेके मेरे ख्याल से टॉप 300-400 जो रैंक होते हैं उन सबकी तैयारी सिमिलर ही होती है। उन्होंने कुछ ऐसे अलग नहीं किया रहता। हाँ, एक तो जो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट लोग हैं वो उनको छोड़ के मोस्टली जो ये 300-400 रैंक तक आते हैं उन लोग की सबकी तैयारी सिमिलर ही होती है। बट वो थोड़े 1-2 क्वेश्चन के डिफरेंस में ही पूरा रैंक बढ़ जाता है और कम हो जाता है। तो वही मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अच्छे से एनालाइज करो मॉक टेस्ट। अब आप लोग पूछ सकते हो डाउट्स। सर मैंने तो हम लोग को भी मतलब बुक्स अभी से प्रेफर करना चाहिए कि उसके लिए टाइम बचा नहीं, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, 2020 में है, तो पूरा 1 साल है।
तो जो भी अभी कोर्स सब्जेक्ट्स हो गए, और मैं नहीं कह रही कि सबकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, बट कुछ सब्जेक्ट तो हैं जिनकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओएस है, डीबीएमएस है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स की है, एडा कोरमैन जो आईसी में भी कोरमैन से ही, जो हम लोग का भी एक कोर्स है एल्गोरिथम्स, तो कोरमैन से ही पढ़ते हैं। नहीं तो एल्गोरिथम्स की एक और बुक है जो कोरमैन से थोड़ी इजी है, ईवा टार्डोस करके एक बुक है, उससे भी पढ़ सकते हैं। उसमें वो सेट यूनियन फाइंड पुशकल्स एल्गोरिथम, वो जो सेट यूनियन होता है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो ईवा टार्डोस से भी पढ़ सकते हो अगर चाहे। बट हाँ, अभी जो 5th सेम वाले वो लोग भी बुक पढ़ो, बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है अगर अंडर 100 रैंक से। और सीएन में तो बुक पढ़ो ही, कंप्यूटर नेटवर्क्स में बुक नहीं पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। सर यहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सीएन, बट सीएन के साथ अगर तुम बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और सीएन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है, वो एक बार पढ़ने से, वैसे सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं बट सीएन थोड़ा सीएन बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, उसको बार बार पढ़ना ही पड़ता है, तो सीएन के लिए तो बुक पढ़ना है। उनकी मॉक टेस्ट भी है, पेपर पर क्वेश्चंस भी हैं, और सब्जेक्ट वाइज मतलब टॉपिक वाइज रिवाइज भी करना है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दें। तो मॉक टेस्ट हो या फिर ऐसे सॉल्व करके एनालिसिस करें या फिर सब्जेक्ट वाइज रिविजन। जैसे मॉक टेस्ट तुम लगातार देते रहोगे ना 1-2 दिन लगातार, तो फिर मॉक टेस्ट से क्या होता है, फिर ऐसे मन नहीं करता मॉक टेस्ट देने का, फिर थक जाते हैं बेसिकली वो, क्योंकि होता है कि 3 घंटे क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा स्क्रीन पे रहता है, तो एक दिन में तो एक ही मॉक टेस्ट दो, एक से ज़्यादा तो मत ही दो। और एक दिन में जैसे 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे दिया तो थोड़ा फिर ब्रेक लेके एनालिसिस हो सकता है थोड़ा बाद में करना उसी दिन, बट बीच में ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई सब्जेक्ट का टेस्ट कोई लगा कि मॉक टेस्ट में ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट छोटे ही होते हैं, 1-1.5 घंटे के होते हैं, तो ऐसे कर सकते हो, बट एक दिन में एक ही मॉक देना या 2-2 दिन के गैप में एक मॉक इस टाइप का कुछ। मैम मुझे आपका फर्स्ट जॉब लगा था वो मतलब गेट के स्कूल से आपका? नहीं ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ। NIT रायपुर से? हाँ। तो फिर आपको मतलब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ इसीलिए आप फिर एमटेक की? हाँ, नहीं मुझे एमटेक पहले भी करना था, मैंने 2016 में भी अटेम्प्ट किया था गेट, मेरा 381 आया था, बट मैं गई थी 1-2 जगह इंटरव्यूज़ देने, 3 जगह, बट मेरा इंटरव्यू में हुआ नहीं था कहीं, तो इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो फिर मैंने 2017 में फिर से एक बार प्रिपेयर किया। तो आपका मतलब मेन कंसर्न वो अच्छे लेवल वाला एजुकेशन था, मतलब पैकेज? और नहीं एजुकेशन, क्योंकि पैकेज भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आईआईसी में जाके सबका ही बहुत, IITs में जाके सबका ही ऐसा नहीं है कि 40-50 इस लगेगा। वहाँ भी जो कंपनीज आती है वो तुम्हारी नॉलेज ही टेस्ट करती है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ मेहनत है तो वहाँ जाके चिल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ये फेज ऑफ लाइफ डिफिकल्ट लगता है गेट की प्रिपरेशन करना, तो ट्रस्ट में कि अगर ऐसे ही जाओगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एमटेक ईजी नहीं है मतलब, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग भी है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाता है, वो अलग ही मज़ा है उतना काम करने का, अलग ही लेवल की पढ़ाई होती है वहाँ पे। मतलब आईआईसी में तो मोस्टली क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा है तो आईआईसी में मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बट IITs में आई डोंट नो, वो IITs के सीनियर्स आपको बता सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मेरा तो वही था कि किसी अच्छे कॉलेज में जाना, एनवायरनमेंट ही डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा वहाँ, मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ मैं IISc में जाना। तो आपको नॉलेज वाला लेवल मतलब वहाँ का लेवल मैच करने के लिए कितने थोड़ा टाइम लगा होगा या फिर? हाँ, पूरा 1 सेमेस्टर तो लग ही जाता है चीज़ें समझने में कि कैसा चल रहा है, कैसे पढ़ाई करनी है। 1 सेमेस्टर आधा सेमेस्टर वहाँ तो लग जाता है, बट सब लोग साथ में रहते हैं, सब इक्वल लेवल पे ही ज्वाइन करते हैं एक साथ, तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होती। डिफिकल्ट होती है काम करने में, बट सब आपके साथ ही हैं तो उतना बुरा नहीं लगता। मतलब मुझे तो स्टार्टिंग से ही जाना था, किसी मास्टर्स करना था, इसलिए क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा हुआ नहीं, इसलिए मैंने फिर सेकेंड अटेम्प्ट। हाँ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता था 381, मतलब अगर 1 लाख लोग दे रहे हैं उसमें 381 रैंक इज़ नॉट अ बैड रैंक, इनफैक्ट ठीक ही ठाक है, गुड है, अच्छा है। इंटरव्यूज़ पे कॉल आएंगे उसमें काफ़ी जगह से आ रहे एक रिसर्च IIT बॉम्बे में पता है ना कि 2 टाइप होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट और RA होता है, वैसे IISc बैंगलोर में भी एमटेक और एमटेक रिसर्च होता है।
तो ये जो टीए था IITs में और यहाँ पे जो डिफरेंस ये है कि जैसे RA है IIT बॉम्बे का, वो 3 साल का रहता है, 3 साल का कोर्स है, 3 साल का सॉरी प्रोग्राम है। तो वो 3 साल के प्रोग्राम में थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है। आई थिंक कोर्सेज कम करने लगते हो, जो सब कोर्सेज मतलब सब्जेक्ट जो वहाँ पे लेने पड़ते हैं। जैसे मेरे एमटेक प्रोग्राम में 2 साल में 10 कोर्सेज करने रहते हैं प्लस प्रोजेक्ट। रिसर्च वालों को 3 या 4 कोर्सेज करने रहते हैं, उनका रिसर्च में फोकस ज़्यादा रहता है। और अगर मतलब जैसे पैकेज कंसर्न है, फर्स्ट कंसर्न पैकेज अच्छा पैकेज, तो फिर गेट में कितना स्कोर एकदम थोड़ा अच्छा पैकेज 20 लाख तक होता है पैकेज गेट के अच्छे स्कोर से? गेट के स्कोर से PSUs में इंटरव्यू आ सकते हैं, बट डायरेक्ट कंपनी आई डोंट थिंक वो लोग गेट का स्कोर नहीं देखते। डायरेक्ट मतलब गेट के स्कोर से इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आते, उसके लिए अलग प्रोसीजर है गेस। ई-लिटमस और naukri.com इन सब में अपने रेज्यूमेस डालने रहते हैं, बहुत लिंक्डइन के थ्रू HRs को कांटेक्ट करना रहता है। बट फ्रेशर्स की हायरिंग मुझे नहीं लगता कि गेट के स्कोर वो देखते हैं। मतलब हाँ, कैंपस में किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद रेज्यूमे में मेंशन होता है मोस्टली गेट के रैंक और गेट के स्कोर्स, बट डायरेक्ट सिर्फ गेट के स्कोर से जॉब लगना प्राइवेट इंडस्ट्री में आई डोंट। कॉलेज और स्कूल एकेडमीज का परसेंटेज वहाँ पे मैटर करता है एडमिशन कहाँ? नहीं, बस बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। 60-70% होता है, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब क्लियर हो जाना हाँ, मतलब स्टैंडिंग बैकलॉग्स नहीं रहना चाहिए। जो कुछ रहता है कि जब एडमिशन ले रहे हो तो कोई स्टैंडिंग बैकलॉग ना हो। जॉब में काम एग्जैक्टली क्या है? मेरा PSU का पूछ रहे हो क्या? मैं PSU में थी, मेरा मोस्टली काम मैनेजरियल ही था, टेक्निकल मेरा कुछ भी काम नहीं था। तो अगर टेक्निकल काम के बारे में जानना है तो ऑफलाइन निधि से कांटेक्ट करना। वो 2 साल जॉब कर रहा है, उसने टेक्निकल काम, उसका फ्रंट एंड पे काम था मोस्टली। तो मेरा टेक्निकल काम अभी हॉटस्पॉट में शुरू होगा, अभी जुलाई से स्टार्ट होगा। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तब बता सकूँ कि जॉब में एग्जैक्टली क्या है। TCS में मेरी फ्रेंड है, वो कुछ डेवलपमेंट करती है, कुछ फ्रंट एंड, नॉट एग्जैक्टली फ्रंट एंड नहीं, उन लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एक्चुअली, तो वो प्रोजेक्ट पे ही डेवलपमेंट करती है। जॉब का मुझे नहीं। मैं तुम लोगों को गेट की प्रिपरेशन के बारे में मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, ISC का अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, CIL का भी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। तुम लोग पूछो, तुम लोग गेट या जो भी टेक्निकल वर्क मतलब ISC में बता सकती हूँ कि किस टाइप का काम होता है। बट हाँ, जॉब में प्रॉपर टेक्निकल जॉब कैसी होगी मुझे पता नहीं अभी। कोल इंडिया लिमिटेड में मैं मैनेजमेंट ट्रेनी थी, हाँ, मतलब जो 1 साल मैंने जॉब की है, तो उसमें मेरा मोस्टली काम मैनेजरियल था, टेक्निकल बहुत कम था। टेक्निकल मैंने खुद से किया था, बट वो जॉब कैसे देखो मैनेजमेंट वाला पार्ट करके? वो लोग हायर ही मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आए थे, हायरिंग के लिए आए थे। और एमटेक आपने किसमें? हाँ, कंप्यूटर साइंस में एमटेक सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही होता है, ऐसे कोई सब फील्ड्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एटसेट्रा, 2-3 सब फील्ड इलेक्ट्रिकल में भी होती है, बट कंप्यूटर साइंस में इट्स ओनली कंप्यूटर साइंस। वहाँ जाने के बाद, ISC में जाने के बाद आपको, सॉरी नॉट ISC को, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको मास्टर्स प्रोजेक्ट जो करना रहता है, जो मास्टर्स थीसिस बोलते हैं, वो उसके लिए एक लैब ज्वाइन करनी पड़ती है किसी भी प्रोफेसर के अंदर। तो उस लैब के हिसाब से कोर्सेज वगैरह लेने पड़ते हैं। मैं मोस्टली मास्टर्स जो रहते हैं वो होते हैं कुछ सेट ऑफ कोर्सेज, ISC का मैं बता रही हूँ 10 कोर्सेज करने पड़ते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 2 years प्लस द मास्टर्स प्रोजेक्ट। और मास्टर्स प्रोजेक्ट के अलावा कोर्स प्रोजेक्ट भी होते हैं, मतलब कोई कोर्स लिया तो उसमें भी प्रोजेक्ट होगा, या असाइनमेंट्स तो बहुत सारे रहते हैं, टेस्ट भी बहुत सारे रहते हैं। और वहाँ के असाइनमेंट्स यहाँ के असाइनमेंट्स जैसे नहीं रहते हैं, मैं बता दूँ, वहाँ के असाइनमेंट्स बहुत अलग होते हैं। वहाँ अगर, और उसके मतलब ना तो आपको क्वेश्चन गूगल में मिलेंगे ना तो आंसर्स मिलेंगे। गूगल तो मतलब कोई यूज़ ही नहीं करता वहाँ के असाइनमेंट्स के लिए। वहाँ का
डिफरेंट ही है माहौल। एक्चुअली थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है वहाँ जाके, जो आपका सोचने का तरीका है वही बदल जाता है। यहाँ अगर सपोज आपको कोई एग्जांपल दो कि तुमको क्या असाइनमेंट मिला है, क्या मिलते हैं असाइनमेंट्स अभी कॉलेज में? प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, जैसे एल्गोरिथम्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ होगा कि कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए दिया होगा, या एल्गोरिथम्स कोर्स में अगर असाइनमेंट, वहाँ के असाइनमेंट्स होते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम दी होगी, काफ़ी नई होगी, कहीं मतलब मिलेगी, वो नई प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाओ। यहाँ तक तो जैसे तैसे बना सकते हो एल्गोरिथम, बट प्रूफ करो कि वो एल्गोरिथम सही काम करता है। तो ये जो प्रूफ वाली चीज़ होती है, ये काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो वहाँ पे बिल्डअप होती हैं। और आईएससी में जाके मैंने रियलाइज़ किया कि आधा जो कंप्यूटर साइंस है वो सिर्फ मैथमेटिक्स है। जो अभी जो मशीन लर्निंग और गेम थ्योरी नई नई चीज़ें आ रही है, सुना होगा आपने, अगर नहीं भी सुना तो मशीन लर्निंग काफ़ी फैशन में जो होता है, तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस नहीं है इसमें कुछ। एक कोर्स आईएससी में ना जो कंप्यूटर साइंस है उसको 3 पूल में डिवाइड कर दिया है। पहला पूल है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जिसमें आते हैं क्रिप्टोग्राफी, एल्गोरिथम्स, ये सब। सेकेंड पूल है जो कोर कंप्यूटर साइंस है अपना, डीबीएम, सिस्टम्स जो बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम्स और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और थर्ड है इंटेलिजेंट सिस्टम, जिसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आता है। तो ये जो थर्ड पूल है वो थर्ड और फर्स्ट पूल है, थ्योरेटिकल और ये इंटेलिजेंट सिस्टम, ये पूरा मैथमेटिक्स, कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। इसमें कुछ और जो सिस्टम्स पूल है वो पूरा कंप्यूटर साइंस से जो बोलते हैं। तो अगर तुम ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचते हो तो मैं वही कह रही हूँ, थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाती है। वहाँ जाके पता चलता है कि कुछ भी नहीं आता आपको, अभी तक जो सीखा है कुछ भी नहीं है अभी तक। वो अच्छी बात होती है कि जो बेसिक्स डेवलप होती हैं वो ये सब्जेक्ट्स की, डीबीएमएस ओएस की, ये सब बेसिक्स डेवलप होती है बीटेक में, बट वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है, वहाँ जाके पता चलता है। तो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसी काफ़ी चीज़ें सीखने मिली। अगर मेरा नॉलेज का ग्राफ पहले यहाँ था तो अभी मुझे इतना आता है, और वर्ल्ड लेवल पे नॉलेज कहीं ऊपर ही है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है मास्टर्स का, अच्छी यूनिवर्सिटी से करो। मैम जब आपने सेकेंड अटैम्प्ट दिया गेट का, तो मैम सेकेंड अटैम्प्ट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया गेट के लिए? देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट से छोड़ के रखे थे। तो पहले तो मैंने वो पढ़ने शुरू की जो मैंने छोड़े हुए थे टॉपिक्स, और फिर कुछ सब्जेक्ट्स जैसे सीएन में मैंने बुक से काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तो वो सब वापस बुक से पढ़ा, और एल्गोरिथम्स को भी बुक से पढ़ा। मतलब मोस्टली मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड बुक पे ज़्यादा फोकस किया था, नोट से ज़्यादा। तो नोट्स और बुक्स दोनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ा, ये एक डिफरेंस था। और हाँ, थोड़ा काम माइंड से पढ़ा। फर्स्ट मेरा, मैं अगर बोलूँ तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी, बट क्योंकि गेट के दिन मैंने बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की थी कि इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन बना लो एक साथ। 65 क्वेश्चन में से मैंने सोचा कि 60 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करते ही, बट उस हड़बड़ी के चक्कर में काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स हुई। तो वो आप लोग मत करना, थोड़ा काम माइंड से करना। काम माइंड से ही मॉक टेस्ट भी जैसे दे रहे हो ना, तो थोड़ा काम माइंड से दो। काम माइंड से दोगे तो ये होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और सही बनेंगे, सिली मिस्टेक नहीं होंगे। क्योंकि यूजुअली मैंने जब अपने 2016 का एनालिसिस किया तो मैंने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की थी, तो वो 2017 में वो अवॉइड किया था मैंने। और हाँ, वही सब्जेक्ट्स को वापस पढ़ा, जो वीक टॉपिक्स थे उनको रिवाइज किया फिर से। बाकी अभी तो जैसे सब जो लोग देने वाले हैं उनको पता चल गया होगा कि उनका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो जो वीक एरिया उस पर वर्कआउट करो, और स्ट्रॉन्ग एरिया को भी प्रैक्टिस करते रहो ताकि वो वीक ना हो। करना सब पड़ता है एक साथ, तो वही। मैम यहाँ पे सर ने जितना करा दिया, जितने क्वेश्चंस करा दिए, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम? कोई पर्टिकुलर बुक है जिससे उसी रेफर कर सके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? जैसे सर ने एग्जांपल दिया गेट ओवरफ्लो का, उससे प्रैक्टिस करोगे, तो उसके अलावा क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले तो गेट के ही क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर्स के सारे गेट के क्वेश्चंस, स्पेशली अभी रिसेंट ईयर से ज़्यादा फोकस करना। सबसे पहले तो क्वेश्चंस के लिए वो प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके अलावा एक और क्वेश्चन की बुक आती है, विलियम्स, टिमोथी जे विलियम्स, हाँ, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उससे कर सकते हो।
मोस्टली तो प्रीवियस ईयर गेट और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगी उसमें भी नए क्वेश्चंस आते हैं। तो सब्जेक्ट जो 5th सेम वाले हैं वो भी अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। हाँ, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो चालू हो ही जाते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो 5th सेम वाले, इनफैक्ट 3rd सेम वाले भी दे सकते हो, बट फालतू में अभी से ज्वाइन कर लोगे तो, क्योंकि तुम लोग एक दो ही सब्जेक्ट हुए, ज़्यादा हुए नहीं। 5th सेम वालों के तो कम से कम 3 हो गए होंगे, 3 के आसपास हो गए होंगे, तो तुम लोग भी ज्वाइन करके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो दे ही सकते हो। फुल तो देने का सेंस नहीं बनता, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड टाइम प्रिपरेशन के टाइम में फर्स्ट टाइम में मतलब ऐसा हुआ कि जैसे फ्लो में पढ़ रहे थे, बीच में ऐसे छूट गया, मतलब पढ़ाई नहीं हुई, बीच में नहीं हुई, ऐसे तो कैसे अपने आप को फिर बैलेंस ग्रुप स्टडी कर लो, अगर किसी टॉपिक पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा तो ग्रुप स्टडी कर सकते हो, मतलब हर वक्त ग्रुप स्टडी मत करो मुझे लगता है ज़्यादा हर वक्त ग्रुप स्टडी मत करो। जैसे कोई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, या फिर तुम ऐसे ही बोल रहे हो जैसे पढ़ते पढ़ते कि अब हो गया कि अब नहीं पढ़ना है, तो उसमें क्या करो कि उसमें ग्रुप स्टडी कर लो, क्योंकि दो लोग का अगर दोनों का मन नहीं करे तो एक साथ मिलकर दोनों पढ़ोगे तो कुछ तो पढ़ पाओगे। क्योंकि DBMS में जो 2 फेज लॉकिंग हो रही सब था, तो मैंने और निधि ने साथ मिलकर पढ़ा था, वो काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि 2-3 सब टॉपिक जो अच्छे नहीं लगते वो साथ मिलकर पढ़ोगे तो दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा। बट सीरियसली पढ़ाई करना, मस्ती नहीं करना, पढ़ते नहीं मोटिवेटेड हो। सोचो कि जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा अगर अच्छा रैंक आया तुम तो खुश होगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, सर भी खुश होंगे, सब खुश होंगे, बट उसको ऐसा प्रेशर मत लेना कि इनके लिए करना। इसके लिए करो कि गेट करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहे। अगर तुम्हारा अभी प्लेसमेंट भी हो गया है तो अभी तुम्हारे पास एक चॉइस रहेगी कि तुमको आगे पढ़ने जाना है या फिर नहीं पढ़ने जाना है। एटलीस्ट ये तो होगा कि तुमने जो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े वो तो तुम अच्छे से पढ़ ही लोगे, मतलब तुम ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे कि ये जो बंदा इससे तो मुझे काफ़ी अच्छे, नॉट ये बंदा बट सम पर्सन जिससे काफ़ी अच्छे से आता है। अब आपके बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे जो आपने इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, तो ये तो एक फ़ायदा है। बाकी मोटिवेटेड ऐसे रहो कि यार देखो कि उसके फ़ायदे बहुत है गेट करने में, अगर वो फ़ायदे बस वो फ़ायदे देखते रहो तो मोटिवेटेड हो जाओ। डीमोटिवेशन मुझे तो आया नहीं था मतलब हाँ ऐसा लगता था कि नहीं होगा, मतलब अच्छा रैंक नहीं आएगा, मतलब ये मुझे पता था कि मेरा 100,000 तो रैंक आ जाएगा, बट ये था कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचना है तो 100,000 से कुछ नहीं होगा 100,000। बट फिर भी हाँ, जब मैं डीमोटिवेटेड होती थी तो मैं शायद टेस्ट दे देती थी सब्जेक्ट वाइज, मतलब मेरा तो ऐसा लगता था कुछ भी हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है आपका कंसंट्रेशन पूरा सिर्फ टेस्ट पे ही चले जाता है, जो दूसरे थॉट्स रहते हैं डीमोटिवेशन वाले ये वो सब हट जाते हैं। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 1-1.5 घंटे का है तो वो तो देख सकते हैं। हाँ, उसके मार्क्स देख के फिर डीमोटिवेशन आता है उसके मार्क्स देख के फिर आता है डीमोटिवेशन, बट ठीक है उसके बाद तुमको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि मुझे ये नहीं आ रहा है तो इस पर फोकस करना है, वो अलग टाइप का डीमोटिवेशन हो। वहाँ से DRDO की एग्जाम अलग से होती है बट सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं गेट के जैसे। कई बार गेट के क्वेश्चन सच उठा के DRDO में पूछ लेते हैं। DRDO, बार्क, इसरो, इन सब की एग्जाम्स काफ़ी गेट के सिमिलर होती है और थोड़ी इजी भी होती है, गेट के जितना लेवल नहीं होता इन एग्जाम्स, क्योंकि वो ये बार्क की एग्जाम सिर्फ 2 घंटे की होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं शायद, हाँ 100 क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़े जल्दी बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मोस्टली PSC के एग्जाम में गेट के ही क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़े कम लेवल के ही पूछते हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए तो सर से बात कर लो, मैं सर से बात कर लेती हूँ, सर काफ़ी मोटिवेट कर देते हैं, डांट भी देते हैं शायद अच्छा है वो डांट खानी चाहिए, उससे अच्छा फ़ायदा ही होता है उस डांट से। हाँ, जैसे मुझे किसी ने डाउट पूछा था कि टेस्ट सीरीज का जब एनालिसिस करते हैं तो कुछ टॉपिक्स में पता चलता है कि ये मिस्टेक है, कुछ नया नोट है, तो वो जो तुम्हारे नोट्स है उसी में ही बगल में लिख लिया करो कि ये चीज़ पढ़ी हुई थी, नई चीज़ है। फिर से पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नोट्स है एग्जिस्टिंग उसमें ही साइड में लिख लेना ये पॉइंट इस टाइप का। ईजी तो नहीं है गेट में बोलूँगी, बट सिंसियर अगर रहोगे तो गेट हो ही जाता है। सिंसियर रहना जरूरी है गेट के लिए, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं बीच में।
मैं बोलूँगी छोड़ा मत करो, क्योंकि अगर एक बार आ ही गए हो तो लगे रहो। वैसे भी कॉलेज में ज़्यादा काम थोड़ी होता है, जो लोग कॉलेज में हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कुछ काम नहीं होता कॉलेज में। तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू लुक अप टू, कि गेट देना है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। सबको ही अच्छा लगेगा, तुमको खुद को अच्छा लगेगा जब अच्छा रैंक आए, और सब घर वालों को भी अच्छा लगेगा। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, सबने देखा ही होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो सिर्फ काफ़ी लॉजिकल रहते हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि अरे ये याद नहीं है तो ये नहीं हो रहा है। दूसरे जैसे सिविल और इन सब का जो गेट होता है उसमें काफ़ी याद करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है कंप्यूटर साइंस का गेट, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल रहता है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। मैम तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया था गेट का, तो उसमें आप कितने आवर्स स्टडी करते थे डेली? मैंने 5th सेमेस्टर में यहाँ क्लासेस ज्वाइन की, तो मोस्टली मेरा पैटर्न ऐसा था कि यहाँ जो टॉपिक चल रहा है तो उसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस विद इन उस वीक या 2-3 दिन उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार देख लो, क्योंकि सर भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाते ही हैं, बट सर सारे नहीं करवाते क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन है। तो मैंने 5th सेमेस्टर जब ज्वाइन किया तो जो यहाँ पे टॉपिक चल रहे थे उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसे ऐसे करके एक साथ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। फिर जैसे ही नवंबर आता है नेक्स्ट ईयर का नवंबर, क्योंकि 5th सेमेस्टर में आप ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट ईयर तक सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स। तो जैसे उसके बाद फिर मैंने वही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू किया, और फिर देखा कि कौन सा टॉपिक वीक है या स्ट्रॉन्ग। फिर दिसंबर के एंड में मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मॉक टेस्ट और दिसंबर एंड तक एक बार सारे सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए, और सब्जेक्ट छोड़ना नहीं। मैं वही कह रही हूँ, जो 3rd सेम और 5th सेम में आप लोग को सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जो जितना भी एटलीस्ट सिलेबस में दिए उतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के ही जाओ, कोई छोड़ना मत, क्योंकि उसे काफ़ी मतलब अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो सपोज CN है जिससे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर CN आप छोड़ ही रहे हो तो वो 5-6 नंबर आपके हाथ से गए ही, लेकिन आप पढ़ रहे हो आपके पास एटलीस्ट एक चांस है कि वो 5-6 नंबर आप पढ़ सकते, तो कोई सब्जेक्ट छोड़ना हो जो 3rd सेम वाला हो 5th सेम वाला। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने जॉब करते करते प्रिपरेशन करी थी, हाँ। तो मैनेज हो गया था, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं वहाँ काम नहीं होता था ज़्यादा। मैंने कहा वहाँ मोस्टली मैनेजरियल काम था, तो बस बाकी लोग काम करते थे, देखना पड़ता था कि वो लोग सही से कर रहे हैं, और वो लोग मेरे पापा के एज के थे, वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं उनको क्या ही बताऊँगी कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा काम मोस्टली मैनेजरियल था, इसलिए हाँ कई बार ऐसा होता था कि मैं टेस्ट दे रही होती थी, ऑफिस में कोई आ जाता था तो बीच में बंद करना पड़ता था, बट हाँ मैनेज हो जाता, क्योंकि शाम का टाइम मोस्टली फ्री था 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद, तो 7 से 12 के बीच काफ़ी पढ़ा। हाँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम जिस दिन कॉलेज होता था उस दिन आई गेस 2-3 घंटे पढ़ाई हो पाती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिन भर तो कॉलेज में जाते हैं, बट छुट्टियों के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं। छुट्टियों के टाइम काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना है।